नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग मतलब हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के तीसरे भाग की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि आज़ादी से पहले जो बैंक खुले थे उसमें बड़े बड़े बैंक कौन से थे। तो इलाहाबाद बैंक जो 1865 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 1894 में हुआ था, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट 1911 में हुआ था, कैनरा बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 1906 में और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट 1908 में हुआ था। तो ये कुछ बैंक है जो सक्सेसफुल रहे। तो अगर आप देखो कि आज़ादी से पहले बहुत सारे बैंक बने लेकिन ज़्यादातर बैंक फेल हो जाते हैं, असफल रहते हैं। तो अब देखते हैं रीजंस, कारण देखते हैं। द रीजन एज टू वाई मैनी मेजर बैंक्स फेल टू सर्वाइव ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, कि आज़ादी से पहले बड़े बड़े बैंक जो है वो फेल क्यों हो गए। तो उसका पहला कारण है कि इंडियन अकाउंट होल्डर्स हैड बिकम फ्रॉड प्रोन, कि जो अकाउंट होल्डर थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड करते थे इसलिए। दूसरा कारण था लैक ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी, जैसे आज कंप्यूटर होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, तो उस टाइम पे वो नहीं हुआ करती थी। तीसरा कारण था ह्यूमन एरर्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, कि बहुत सारा ह्यूमन एरर होता है, बहुत सारे प्रोसीजर में टाइम कंज्यूम होता है, तो उसके कारण बैंक जो है वो अफोर्डेबल नहीं हो पाए। नेक्स्ट कारण जो है वो है फ्यूअर फैसिलिटीज़। तो आज तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, ब्रांचेज होती है, बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। और नेक्स्ट कारण जो है वो है लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजरियल स्किल, मैनेजमेंट स्किल। तो मैनेजमेंट स्किल भी बहुत अच्छी नहीं होती थी, इसलिए ये कुछ कारण थे जिसके कारण इंडिपेंडेंस से पहले बैंक बने तो बहुत सारे लेकिन असफल रहे। बहुत सारे बैंक जो है वो असफल रहे, कुछ बैंक ही सफल हो पाए और आज तक चल पाए। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 के बाद बैंकों की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। मतलब 1947 से 1991 की बात करते हैं। उससे भी पहला जो पीरियड है वो है 1947 से लेकर 1969 तक का पीरियड, जिसे हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का पीरियड कहते हैं। आज़ादी के बाद एट द टाइम व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, all the major banks of the country were led by privately, which was a cause of concern as people belonging to rural area were still dependent on money lenders for financial assistance। कि आज़ादी के बाद मैक्सिमम बैंक जो थे वो प्राइवेटली ओन बैंक थे। इसका मतलब है कि जब प्राइवेटली ओन बैंक होता है तो वो प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर भारत के लोग जो है वो रूरल एरिया में रहते थे, और रूरल एरिया में अभी भी जो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ देने वाली जो संस्था है, हम बोल सकते हैं साहूकार है, मनी लेंडर्स है, ऐसे लोग ज़्यादातर व्यवस्था करते थे फाइनेंस की, लेकिन बैंक का पेनिट्रेशन इतना नहीं था। इसीलिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो है उसकी शुरुआत होती है। तो विद द एम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द देन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू नेशनलाइज द बैंक, कि सरकार ने ये सोचा कि अगर हमें रूरल इंडिया तक पहुंचाना है बैंकिंग सेवाओं को, तो इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना होगा और बैंकों को नेशनलाइज करना शुरू होता है। तो सबसे पहले 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास किया जाता है, और इस एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी सेंट्रल बैंक है उसको नेशनलाइज किया जाता है। तो 1949 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नेशनलाइज हो जाती है, गवर्नमेंट की बैंक बन जाती है ये। उसके बाद 1955 में जो इंपीरियल बैंक था उसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है और इसको भी नेशनलाइज कर दिया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो सरकार का होता है वो बहुत ही बड़ा कदम होता है कि 1969 में 14 बड़े बड़े बैंक, लाइक 14 बैंक्स थे जो बड़े बड़े बैंक होते थे उस टाइम पे, जिनकी नेशनल डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा होती थी, तो उन सबको एक रेजोल्यूशन पास करके नेशनलाइज कर दिया जाता है। हम बोल सकते हैं कि 1969 में 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज इन अवर कंट्री। इन बैंकों का जो नाम है उनका नाम इस प्रकार है। नंबर 1 इलाहाबाद बैंक, नंबर 2 बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 3 बैंक ऑफ बड़ौदा, नंबर 4 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 5 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नंबर 6 कैनरा बैंक, नंबर 7 देना बैंक, 8 इंडियन ओवरसीज बैंक, 9 इंडियन बैंक, 10 पंजाब नेशनल बैंक, 11 सिंडिकेट बैंक, 12 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 13
यूनाइटेड बैंक, 14 यूको बैंक। तो 1969 में इन 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है। उसके बाद फिर से जब इंदिरा गांधी की सरकार बनती है तब 1980 में अनदर 6 बैंक्स वर नेशनलाइज, दूसरे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। और इसके नंबर है, ये बैंक है जिसका नेशनलाइजेशन होता है। तो वो है पहला, नंबर 1 आंध्रा बैंक, नंबर 2 कॉरपोरेशन बैंक, नंबर 3 न्यू बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 4 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, नंबर 5 पंजाब एंड सिंध बैंक, नंबर 6 विजया बैंक। तो 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, 1980 में 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टोटल जो नेशनलाइज बैंक है, कॉमर्शियल बैंक जो नेशनलाइज है, वो 20 हो जाती है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि ये जो नेशनलाइजेशन हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स आर दिस। नंबर 1 कि भारत में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही थी 1960 के दौरान, इसको एड्रेस करना था। एड्रेसिंग द राइजिंग इकोनॉमिक क्राइसिस दैट अकर इन 1960। नंबर 2 दूसरा कारण था, दूसरा ऑब्जेक्टिव था रिमूव द डोमिनेंस ऑफ फ्यू इन द बैंकिंग सेक्टर, कि कुछ लोगों का ही बैंकिंग सेक्टर में डोमिनेंस था, उसको तोड़ना था, इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर का बैंक बना दिया। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स, के मतलब जो हमारे देश की स्मॉल इंडस्ट्रीज है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट्स है, उसको क्रेडिट, सफिशिएंट क्रेडिट की सुविधाएं देना। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोफेशनलाइजिंग द मैनेजमेंट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का जो मैनेजमेंट है उसको प्रोफेशनल अप्रोच देना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है एनकरेजिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स, के नए उद्यमी है, नए एंटरप्रेन्योर्स है, उनको एनकरेज करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेवलप द बैकवर्ड एरियाज विद इन इंडिया, के भारत में जो बैकवर्ड एरिया है, जो पिछड़े क्षेत्र है, उनका विकास करना, उनको आगे लाना। उसके बाद नेक्स्ट तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है। अब बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव के बाद इम्पैक्ट, नेशनलाइजेशन जो हुआ उसका इम्पैक्ट क्या रहा हमारे देश में। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो इम्पैक्ट था वो था कि दिस प्रोसेस ऑफ नेशनलाइजेशन लेड टू एन इंक्रीज इन फंड्स, के बैंकों में फंड्स जो है वो ज़्यादा आने लगा, एंड thereby इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, के भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अच्छी होने लगी। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है वो है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, तो एक तरह की कार्यक्षमता, एफिशिएंसी बैंकों की बढ़ने लगी क्योंकि ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा लोन जो है वो क्रेडिट में जाने लगा। नेक्स्ट इम्पैक्ट है हेल्प बूस्टिंग द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द कंट्री, कि भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उसको भी बूस्ट मिला पब्लिक सेक्टर के बैंक बनने से, नेशनलाइजेशन होने से। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है वो है इट ओपन अप अ मेजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल, कि ज़्यादा लोन जाने लगा, ज़्यादा क्रेडिट होने लगा, ज़्यादा इंडस्ट्री बनने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सर्जन होने लगा। नेक्स्ट इम्पैक्ट है गवर्नमेंट यूज प्रॉफिट गेन बाय बैंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, के बैंकों के पास जो भी प्रॉफिट होता था, जो भी नफा होता था, उसको लोगों के भले के लिए, लोगों के बेटरमेंट के लिए उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है वो है कंपटीशन डिक्रीज विच रिजल्टेड इन वर्क एफिशिएंसी, तो यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी का पॉइंट है, ये भी इसका इम्पैक्ट है। नेक्स्ट इम्पैक्ट जो है वो है मेजर इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट एंड फाइनेंशियल सेविंग, के बैंकों की जो डिपॉजिट है वो बढ़ने लगी और फाइनेंशियल सेविंग जो है वो भी बढ़ने लगी। नेक्स्ट इम्पैक्ट है इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, के छोटे छोटे जो इंडस्ट्री होती थी, एग्रीकल्चर होते थे, उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ने लगा क्योंकि उनको लोन मिल जाता था और उसके कारण उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती थी। नेक्स्ट इम्पैक्ट रहा इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, के भारत में जो रूरल एरिया में, रूरल इंडिया में जो बैंक का पेनिट्रेशन जो था उसको भी बढ़ा दिया गया नेशनलाइजेशन की मदद से। लेकिन अगर हम देखें लॉन्ग रन में देखें तो इन द लॉन्ग रन द कंटिन्यूस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का बैंक है तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी होने लगा और इस वजह से इट हैड क्रिएटेड नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक, कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, वोट बैंक की राजनीति खेली जाएगी और बैंकों को यूज़ किया जाएगा, तो उसके कारण कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ने लगे। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जो है वो है एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, के लोन दिया जाता है तो वो एसेट्स होता है, लेकिन वो अगर पैसा वापस नहीं आता तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है,
ये एक तरह का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। 90 डेज तक अगर पैसा वापस नहीं आता, इंटरेस्ट भी नहीं आता, प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं आता, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं और ये एक तरह का नुकसान है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो था वो बढ़ने लगा। अगर हम अभी रिसेंटली बात करें, सिंस 2012 ये जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और हमारे देश में हम बोल सकते हैं कि एक तरह का क्रेडिट बबल भी इंक्रीज़ हुआ है। क्रेडिट बबल मतलब जो क्रेडिट देने के कारण जो इकोनॉमी जो है वो बूम जैसी दिखती है, लेकिन क्या होता है बाद में नुकसान दिखता है। तो that credit bubble grew under the political support due to nationalization of bank। तो नेशनलाइजेशन हुआ, ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफियरेंस हुआ और उसके कारण एक क्रेडिट बबल या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो बढ़ने लगे। नेक्स्ट जो नुकसान था इम्पैक्ट में देखें, नेगेटिव इम्पैक्ट में, तो दूसरा जो है कारण, दूसरा नुकसान ये रहा कि इट क्रिएटेड कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्ट रेट। कि इसमें प्रायोरिटी सेक्टर का लैंडिंग होता है, दूसरा लैंडिंग होता है, तीसरा लैंडिंग होता है, तो अनेक प्रकार का इंटरेस्ट रेट वाला लैंडिंग होता है। एंड दैट इज़ वाई ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हैड लेड टू एन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर विद इन द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट रेट दिखने लगा। उसके बाद अगर देखा जाए नेगेटिव इम्प्लीकेशन में, तो हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर एंड इंटरेस्ट द लोन वर नॉट गिवन टू दोज हु आर नीड ऑफ इट। कि जिसको लोन की ज़रूरत होती है उसको लोन नहीं दी जाती थी और उसको दी जाती थी जिसको लोन की ज़रूरत नहीं होती है। एंड दिस एज अ रिजल्ट डिफीटेड द पर्पस ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। कि राष्ट्रीयकरण का जो उद्देश्य था वही यहाँ पे डिफीट हो जाता है। और इम्प्लीकेशन देखें तो हम बोल सकते हैं इट रिड्यूस द कंपटीशन विद इन द बैंकिंग सेक्टर। और कंपटीशन अगर घटेगा तो इनएफिशिएंसी बढ़ेगी, तो इनएफिशिएंसी भी कहीं कहीं देखने को मिली और इस तरीके से कुछ लॉन्ग टर्म के जो रिस्क है वो देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा नेशनलाइजेशन से रिलेटेड बातें, जो नेशनलाइजेशन से रिलेटेड बातें करनी थी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लिबरलाइजेशन पीरियड की बात करेंगे कि 1991 के बाद हमारी बैंकिंग सेक्टर में क्या इंप्रूवमेंट होता है और आज की तारीख में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो आज के वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।